अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और जनाब कैसे दिन गुजर रहे हैं? शो का इंतज़ार कर रहे होंगे, हम भी आपका इंतज़ार करते हैं और रोज़ाना करते हैं। ढेर सारे मैसेजेस के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए बहुत सारा थैंक्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और शो का आगाज़ करते हैं एक अच्छी सी बात से। और अच्छी सी बात यह है कि खुश रहिए, दूसरों के साथ अच्छा अच्छा कीजिए, सिला रहमी कीजिए और इसके अलावा जो है अपने इर्द गिर्द माहौल में लोगों का ख्याल रखें। अच्छा, अब जल्दी से आपके साथ में एक रेमेडी शेयर करते हैं और ये रेमेडी है डार्क सर्कल की। डार्क सर्कल की बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो लोग आपके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी कॉमन रेमेडी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो कि डेफिनेटली आँखों से रिलेटेड है। और ये जो रेमेडी है ये इस तरह से है कि आपने जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो उसको अच्छी तरीके से धो के ठंडे पानी में डाल के रख देना है और फिर उसके बाद ठंडे पानी से निकाल लेना है और फिर उसके बाद उसको स्लाइस में कट करना है और उसको उसके जो छिलका है वो रिमूव करके फिर उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट लगा के, अगर सो जाते हैं तो बहुत बेहतर है और नहीं सोते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने पूरी आंखों को कवर करना है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर जो है आपने इसको हटा लेना है 20 से 25 मिनट बाद और फिर कोशिश करें कि इसको लगा के अगर आप सो जाते हैं, आपकी आंख लग जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ये 1 महीने तक रोज़ करना है और आप देखेंगे कि आपकी आंखों के नीचे से जो डार्क सर्कल्स हैं वो हो जाएंगे गायब। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब सिटी अपडेट्स शामिल करते हैं। तो सिटी अपडेट्स में जो है सबसे पहले शामिल कर लेते हैं मौसम। और मौसम जो है वो है औसम। और आज जो ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल है वो क्या रहेगी वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, ये आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज दिन भर का जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो जनाब हियर वी गो, चलते और आपको मौसम की अपडेट देते हैं कि जी क्या मौसम की सूरत हाल रहेगी। तो 10 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड, 11 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड और फिर 12 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड और 1 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड। इसके फ़ौरन बाद जाएंगे और करेंसी रेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जनाब जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि आप लोग हमें बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि जी करेंसी के रेट्स बताया करें, तो जो करेंसी रेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, करेंसी रेट जो हैं ये हैं जनाब 190, उसके बाद 215 हैं कैनेडियन डॉलर, फिर जो है यूरो जो है वो 338 है, उसके बाद जो कुवैती दिनार है वो 943 है। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? अच्छा, हमारे पास यूके पाउंड है 390, फिर उसके बाद हमारे पास सऊदी रियाल है 77, फिर उसके बाद स्विस फ्रैंक है 29 और फिर उसके बाद यूएस डॉलर है 288। एंड देन वी विल मूव ऑन वेजिटेबल प्राइस। तो जनाब वेजिटेबल प्राइस क्या है? जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हम आपको रोज़ाना वेजिटेबल प्राइस बताते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो स्टैटिक प्राइसेस हैं वो क्या है। तो टमाटर जो है वो 70 रुपये पे है। अच्छा जी, इसकी जो मैक्सिमम प्राइस है यानी कि स्टैटिक प्राइस है, गवर्नमेंट रेट्स है। उसके बाद व्हाट वी हैव, हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? हमारे पास आलू है जिसके फ़ायदे अभी मैंने आपको बताए हैं, वो 58 पर है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो है हमारे पास लहसुन है जो कि 276 पर है। फिर उसके बाद जो है व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास अदरक है जो कि 460 पर है। देन व्हाट वी हैव, हमारे पास गाजर है जो कि 104 पे है, इसकी स्टैटिक प्राइस तो रही है 58 पर। फिर वी हैव लौकी और इसके प्राइस जो है वो 60 हैं, यानी जो स्टैटिक प्राइस है, मिनिमम जो प्राइस आप कह सकते हैं। और फूल गोभी जो है वो 81 पर है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है खीरा है जो कि 35 रुपये पर है और उसके बाद जो है भिंडी है और भिंडी जो है वो 196 पर है। शेयर करेंगे, आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि जो गोल्ड के प्राइस है वो क्या है। तो फ़ी तोला सोने की कीमत में क्या हुआ है जी? हज़ारों रुपए का जो है वो इजाफा हो गया है। अच्छा जी, बैन अल-अक़वामी मंडी में सोने की कीमत 36 डॉलर के इजाफे के साथ फ़ी औंस 3,387 डॉलर तक जा पहुंची है, जिसके असरात पाकिस्तान की मुकामी मार्केट में भी नुमाया तौर पर देखे जा रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी सोने के प्राइसेस जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अब कुछ आपके साथ में शेयर करते हैं सिंध हाई कोर्ट में आज की जो समातें हैं वो क्या हैं। तो आज की जो अहम समातें हैं, जो आज के अहम हेयरिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की होगी समात। आइनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की ये समात होगी। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर समात होगी। सिंध टैक्स और सेल्स टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे, जबकि मंशियात मुकदमात में मुल्जिमान जो है उनकी दरखास्त ज़मानत पर समात होगी। दरखास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं दाल माश के प्राइस। तो जनाब माश की दाल जो है वो है 405 पर। इसके अलावा जो मूंग की दाल है उसकी होलसेल प्राइस है 310। फिर जो मसूर की दाल है उसकी होलसेल प्राइस है 250। फिर दाल चना जो है उसकी होलसेल प्राइस है 340। फिर उसके बाद जो काबली चना है उसके प्राइस हैं 310।
तो जनाब ये है हमारी सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे के साथ में हम डिस्कशन करेंगे टॉप स्टोरीज पर। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है? स्पोर्ट्स में जी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जिस तरीके से पहला मैच हुआ, आपने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा मायूस थे, लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारे शाहीनों को क्या हो गया है। शाहीनों अपनी परवाज़ों को ऊंचा करें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो खबर कुछ इस तरीके से है ये कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले T20 में मेज़बान बांग्लादेश ने ग्रीन शर्ट्स को बासानी 7 विकेट से मात दे दी। पहले T20 मैच में पाकिस्तानी टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल पाई और आखिरी ओवर में सिर्फ 110 रन पर जो है ये आउट हो गई थी और बांग्लादेश ने हदफ 16वें ओवर में जो है वो हासिल कर लिया। ओपनर्स परवेज एमोन ने 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को मंगल को मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में दूसरे मैच में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अगली खबर की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। और अगली जो खबर है वो क्या है? अगली खबर ये है कि जिना हॉस्पिटल के बराबर में जो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ पर जो तलबा हैं उनके लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो मुतारिफ़ करा दिए गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पर मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो मुतारिफ़ करा दिए गए हैं। अच्छा, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का गूगल केयर सर्टिफिकेट्स की पेशकश का ऐलान, मुस्तकबिल के लिए अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करने का सुनहरी मौका। जबकि डेटा तज्जियात, साइबर सिक्योरिटी, IT सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, UX डिज़ाइन और फिर इसके अलावा जो मशीन लर्निंग कोर्सेज़ हैं वो भी अब यहाँ पर मुफ्त सिखाए जाएंगे। और ये जो IT का शोबा है इसमें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा गूगल सर्टिफिकेट सेहत आमा तहकीक में करियर को बेहतर बनाने में जो है किरदार अदा करेगा। अच्छा जी, ऑनलाइन दाखिले का लिंक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब है, जबकि ऑनलाइन मुफ्त दाखिले के रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जारी है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जो खबर है ये कुछ इसी तरीके से है कि जनाब आपने देखा होगा कि मेयर कराची के हवाले से ये खबर है कि मेयर कराची की खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की सेनेट नशिस्त जीतने पर मुबारकबाद। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी ने जो है वो अब साबित कर दिया है कि अवामी हिमायत नज़रिए से जीती जा सकती है, ऐसा कहना है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का। और उनका मज़ीद कहना है कि 9 मुंतखब सेनेटर्स खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरी सोच के लंबरदार बनकर उभरेंगे। इसके अलावा सेनेट में कामयाबी पार्टी की क़यादत की हिकमत अमली और कारकुनों की मेहनत का जो है वो नतीजा है। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पार्टी पूरे मुल्क में नई सियासी तारीख रकम कर रही है। ये तो हैं जी खबरें जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि आपका जो पूरा दिन है वो पूरा दिन आप कैसे गुजारते हैं, किस तरह से मूव ऑन करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं इस बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं कि जी खाना भी पक गया, हमने जल्दी से जो है वो घर में सारे काम भी कर लिए, अब क्या करना है। तो आप लोगों ने अपनी रूटीन को बेहतर करने के लिए करना ही है कि आपने जो है जिम स्टार्ट करना है। आपने जो है पर्टिकुलरली कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर स्टार्ट करनी है तमाम ख़वातीन ने जो कि आपके लिहाज से आप जो है वो उसको कर सकती हैं, अपनी सेहत के लिहाज से जो है वो आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अच्छा, क्योंकि हम ख़वातीन के हवाले से बहुत बात करते हैं, ख़वातीन की सेहत के हवाले से बहुत बात करते हैं, तो आपको ब्यूटी टिप्स भी देते हैं और आपके साथ में बहुत सारी बातें जो है वो हम शेयर भी करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने आज ये सोचा है कि आज आपके साथ में एक टिप शेयर करते हैं फ़िट रहने के लिए। और फिट रहने की जो टिप है वो ये है कि बहुत सारा पानी पिएं, नींद लें और इसके अलावा ज़रूर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें और तकरीबन ये आप 40 to 60 डेज़ करें। उसके बाद आप अपनी स्किन पे ग्लो देखें, उसके बाद फिर आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखें और उसके बाद आपको क्या होगा, अच्छा डाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, आपकी जो विजन है, आपकी जो ब्लडनेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और इसके अलावा अगर आपकी फूड इनटेक भी इसके साथ बहुत अच्छी है तो आप अपने आप को सुपर फिट महसूस करेंगे। शुगर को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल जो है वो माइनस कर लें। तो शुगर अपनी ज़िंदगी से माइनस कर लें। और बात यही है, रीज़न यही है कि अगर आप शुगर को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर लेते हैं तो ये जो है आपके लिए एक ऐसी प्रिकॉशन होता है, एक ऐसी एहतियाती तदबीर है कि इसके बाद आप जो है ज़्यादती से भी बच जाते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं और इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो भी हेल्दी रहती है, सुपर फिट रहती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ सेशन में जो है वो खुशामदीद कहते हैं हमें आजिज़ भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ज़बरदस्त। आजिज़ भाई 2 से 3 दिन हो गए ऑलमोस्ट, कल भी ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। खबर कुछ इसी तरह की थी कि हर तरफ ये खबर गर्दिश कर रही है, लोग बड़े अफसरदा हैं। और मतलब इस वाक़े के बाद जब ये सोशल मीडिया पर ये वाक़या नज़र आया तो इस वाक़े ने जो है ना एक तरह से
लोगों में खौफ व हिरास भी पैदा कर दिया। हर शख्स इस बारे में बात कर रहा है। ये जो अभी हमने देखा कि बलूचिस्तान में डिगी के करीब का हादसा हुआ, एक खातून को, एक शख्स को जो है गोली मारी गई। अब उसका जो अपडेट है वो ये है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो विंग है उनके हवाले कर दिया गया और इस केस की पूरी अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर की एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या है, ये वाक़या जो है ये किस तरह रोनुमा हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। ये देखिए, हम एक कबायली माशरे में रहते हैं बेसिकली। अच्छा, हम खुद बिलोंग करते हैं देही इलाकों से। सही। मैं जब बहुत छोटा था जी, तो हमारी फैमिली में करीब से हमने एक वाक़या ऐसा देखा कि एक हमारी करीबी रिश्तेदार थी खातून, उसको अपने भाइयों ने कत्ल किया। हाँ, कारोकारी के इल्ज़ाम में। सही। हम बहुत छोटे थे, थोड़ा सा वो वाक़या याद आ रहा है। बाद में फिर हैरत इस बात की हुई कि वो जो भाई थे दोनों वो गिरफ़्तार हुए। हाँ, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद वो दोनों रिहा भी हो गए। हाँ, वो चूँकि उसमें बताया गया कि ये गैरत के नाम पे चूँकि कत्ल किया गया, हाँ, इसलिए वो गवाह ही नहीं थे, इसलिए किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। गैरत के नाम पे कत्ल हो गई एक खातून, और वो जो मुल्ज़िमान थे वो रिहा भी हो गए। अच्छा, इस तरह के बारहा ये बात तो इंटरनेशनल ख़बर इसलिए बनी कि हाँ, ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। हाँ, उसके बाद ये इंटरनेशनल ख़बर बनी, वरना आम तौर पे बलूचिस्तान के हमारे सूबा सिंध में भी, सूबा सिंध में जहाँ हम रहते हैं, जी जी जी, वहाँ भी गैरत के नाम पे कत्ल के हर महीने में कोई 8 से 10 वाक़यात होते हैं। सही। गैरत के नाम पे या कारोकारी के इल्ज़ाम में 8 से 10 कत्ल हर माह सूबा सिंध में होते हैं। हाँ, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में गुज़िश्ता माह भी एक खातून का वाक़या रिपोर्ट हुआ था, जो बिल्कुल एक ऐसी चिरी हुई मैयत मिली थी उस खातून की, जंगलात में फसलों में पड़ी हुई मसख शुदा एक लाश मिली थी। हाँ, तो ये तो एक अलमिया है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात कि ये जो कारोकारी की रस्म है ना, गैरत के नाम पे कत्ल, ये बेसिकली ये रस्म माइग्रेट ही बलूचिस्तान से हुई है। सिंध में ऐसे बहुत सारे ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन सिंध में भी जो सिंध के उन इलाकों में जहाँ बलोच ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं, यानी बेसिकली मैं जमाली हूँ, हिस्टोरिकली हम भी बलोच ट्राइब से होंगे। आज से 300-400 साल पहले बड़ों ने माइग्रेट किया होगा, आए होंगे। हाँ, लेकिन जितने भी बलोच ट्राइब्स हैं सिंध में, उन सब में इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। सही। तो ये एक तो इसका एक पहलू है कबायली, यानी बुनियादी पहलू जहालत है इसका। एक सबसे अहम जो इसका नुक्ता है ना, वो है जहालत। किसी गैरत के नाम पे बहन को, बेटी को, बेगम को कत्ल कर दिया। हाँ, अरे भाई, ये दुनिया का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा आजिज़ भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि दुनिया को कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, इसकी इजाज़त मज़हब नहीं देता कि आप किसी को टॉर्चर करें, इस तरह की सज़ाएं दें, खुद जो है वो इंसाफ के लंबरदार बने और खुद अपने पास से आप ये फ़ैसला कर लें कि जी इसने ये किया है तो इसके साथ ये होना चाहिए, इसका राइट किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो जिरगा सिस्टम है, क्या ये जिरगा सिस्टम की कोई कानूनी हैसियत है? क्या जिरगा सिस्टम इतना फ़ाल है? क्या इस कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो इस जिरगा सिस्टम को खुद एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके ये मामलात होते हैं? ये क्या जिरगा सिस्टम है क्या? ये बड़ी तल्ख हकीकत है। हाँ, तल्ख हकीकत, क्योंकि लोग हैं तो कुछ लोग फॉलो करते हैं, तो तल्ख हकीकत बता रहा हूँ कि लोगों का अदालती निज़ाम पे यकीन ही नहीं है। हाँ, लोगों को पता है कि अदालतों में केस जाता है तो सालों तक चलता है, इसलिए इलाके के वडेरे, सरदार, कबायली बड़े रहनुमा, इस तरह के लोग सिंध के, आपको क्या बताऊं, कराची के शहर में फैसले होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होने वाला शहर है ना कराची। हाँ, इसके देही इलाकों में ऐसे फैसले होते हैं, वडेरे फैसले करते हैं, लोगों को कत्ल करवाते हैं, मरवाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक जोखियो लड़का कत्ल हुआ था कराची में, आपको याद नहीं है कि एक वीडियो बनाने पे उसको
नाजिम जोखियो कत्ल हुआ था, कराची शहर में कत्ल हुआ था, कोई कहीं किसी छोटी देही इलाके में नहीं, कराची शहर के मलीर में कत्ल हुआ था और वडेरे की हवेली में कत्ल हुआ था जनाब। कराची के शहर के मेमन गोट में सरदार की हवेली के अंदर टार्चर करके नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया था, क्योंकि वडेरे ने फैसला ये दिया था कि नाजिम जोखियो ने वीडियो बनाई, मेरे अरब जो मेहमान थे, मेरे मेहमानों की बेइज्जती की। नहीं, चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, मैं बेसिकली मैं एक ये मिसाल देते हुए आपके पास आता हूँ। ये जिरगा सिस्टम का कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिरगा सिस्टम क्या है, क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है? और अगर इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो फिर ये इतना फाल क्यों है, और ये कौन लोग हैं जो जिरगा सिस्टम फॉलो करते हैं? ये एक पैरेलल अदालती निज़ाम है हमारे मुल्क में। अच्छा। पैरेलल एक मुतबादिल अदालती निज़ाम है। इलाके का वडेरा जो चाहे फैसला करता है। मैं कहता हूँ कि अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पे कई फैसले सुबह सिंध में होते हैं, जिरगे होते हैं। मज़ेदार बात है, उन जिरगों में पुलिस का SSP बैठता है, पुलिस के आला हुकाम बैठते हैं, उनमें ज़िले इंतज़ामिया के लोग बैठते हैं, वडेरा फैसला करता है। अभी कल एक फैसला हुआ, चले मुझे बात याद आ गई, चोटियारू है इलाका सांगड़ में, एक राजड़ और जुनेजो कबीलो कौन, जो पीपल्स पार्टी का MNA है अलावुद्दीन जुनेजो, उनका और उसके दूसरा कबीला है राजड़ कबीला, उनके दरमियान कई सालों से तजाद चल रहा था। कल उसका जिरगा हुआ है चोटियारियों में, कल जनाब। उसमें ज़िले इंतज़ामिया के लोग बैठे हुए थे, MNAs बैठे हुए थे, इलाकों के सरदार बैठे हुए थे। फिर उन्होंने वो जो कत्ल हुए उनका फ़ैसला किया और ज़मीन का फ़ैसला किया। ये कल की बात। तो ये जिरगों पे सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा, यहाँ कुछ साल कबल मुझे याद है, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जिरगों पे पाबंदी होगी और जहाँ पे जिरगे होंगे उन जिरगे करने वालों को, उनमें शरीक होने वालों को गिरफ्तार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। ये तो मैं सिंध की बात कर रहा हूँ जो बलूचिस्तान से कदरे डेवलप है, कदरे। यहाँ भी जहालत की बहुत बड़ी भरमार है, लेकिन बलूचिस्तान से अगर कंपेयर टू करें तो सिंध बेहतर है। लेकिन वहाँ भी ये सूरत हाल है कि आए दिन जिरगे होते हैं, 10-10 खून, 10-10 कत्ल का फैसला करते हैं ये जिरगे, 8-8 कारोकारी का फैसला करते हैं, ख़वातीन के मुकद्दर का फैसला करते हैं ये जिरगे। एक संग चट्टी कहते हैं, संग चट्टी मतलब मुआवजे में लड़की देना। ये आपने कभी सुना? नहीं, मैं आपको ये भी एक जिरगों की मिसाल बताता हूँ। संग चट्टी लफ्ज़ है सिंधी में। मतलब अगर आपके कबीले के किसी फर्द ने दूसरे कबीले के किसी फर्द को कत्ल किया, अगर वो कत्ल साबित हो गया, तो उसमें जिस कबीले ने कत्ल किया वो एवज़े में एक लड़की देगी, संग चट्टी। मतलब उस कत्ल के मुआवजे के तौर पे उस खानदान की एक लड़की उस खानदान को दी जाएगी। और उसमें छोटी छोटी बच्चियां दी जाती हैं, कम उम्र बच्चियां जो शादी के उम्र के लायक नहीं होती, वो बच्चियां दी जाती हैं। ये हमारे सिंध में हो रहा है। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है रियासत, कहाँ है अदालतें, कहाँ है पूरा इस रिश्ता जिसको जो एक डेमोक्रेटिक, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम दुनिया में फ़ख्रिया बताते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। कहाँ है डेमोक्रेसी? अदालत का हालांकि फ़ैसला है, उसके बावजूद ये जिरगे सुबह सिंध में भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। और इस तरह कारोकारी के भेंट ख़वातीन को चढ़ाया जाता है, मर्दों को चढ़ाया जाता है। और ये जो डिगारी कोयटा के करीब जो इलाका है जहाँ ये फैसला हुआ है, ये फैसला भी इसी तरह हुआ है। यानी लड़की और लड़के के दरमियान एक दूसरे को प्यार करते थे, लड़के के लिए फ़ैसला सादर किया कि वो इस इलाके से निकल जाए। अच्छा, वो निकल गया। उसके बाद जब दूसरी बार उसको उस इलाके में देखा गया तो दोनों को पकड़ के आपने फिर देखा उस वीडियो में, गाड़ियों में बिठा के पहाड़ों में ले जाके सरेआम गोलियां मार के कत्ल किए। कि भाई कितना भी बड़ा जुर्म हो, मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कह रहा हूँ, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी तो छोड़ें, गुलामाना दौर में वैसे नहीं होता था। ये तो हम तो बात डेमोक्रेसी का ऐसे लग रहा है किसी गुलामाना समाज में रहते हैं। ऐसे समाज में हम रहते हैं जहाँ आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले या 500-800 साल पहले जिस तरह के गुलामाना फैसले होते थे, तो गुलामी है। ये तो फ्यूडलिज्म से भी बदतर है। जो फ्यूडलिज्म जिसको हम जागीरदारी कहते हैं, देखिए मुआशरे में एक अवाइली गुलामी दौर था, उसके बाद उसकी जगह ली जागीरदारी ने, जागीरदारी की जगह ली सरमायादारी ने,
सरमायादारी की जगह ली डेमोक्रेसी ने, जमहूरियत ने, या सोशलिज्म ने, या मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ समाज डेवलप हुए। तो ये तो हम तो गुलामाना समाज में रहे हैं। आज से जो हज़ारों साल पहले जो गुलाम खरीदे जाते थे, हम तो उस दौर में रह रहे हैं कि लोगों इस तरह लोगों के लिए फ़ैसले सादर किए जाते हैं। मेरा ये ख्याल है इस केस में इन तमाम लोगों को एक मिसाल इबरतनाक सज़ा दी जाए। इन लोगों को सारे लोगों के चेहरे मौजूद हैं, सब नज़र आ रहे हैं, सबको पकड़ा जाए। अच्छा आजिज़ भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये आप कहते हैं कि जैसे जिरगे लगते हैं तो उसमें पुलिस का एसपी भी बैठा होता है, और सिंध हाई कोर्ट ने ये जो जिरगे हैं इस पर पाबंदी लगाई, गैर कानूनी करार दिया। तो ये जो लोग इस जिरगे में बैठते हैं और जो फॉलो करते हैं, या आप ये कह रहे हैं ये जो एक तरह की गुलामाना सोच है, ठीक है, तो ये जो फॉलो करते हैं तो ये फिर इनके कल्चर का हिस्सा होगा, तो ये तो फिर ये सिलसिला तो नहीं थमेगा, ये इसी तरह से अपने तई जिरगे लगाते रहें। यहाँ मैं एक मेरी गिला है रियासत से, बुनियादी तौर पर रियासती स्ट्रक्चर है, जी, हुकूमती जो स्ट्रक्चर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। सही देखिए, पाकिस्तान में भी जो हमारा जो 73 का आइन है, वो कहता है हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है इंसान की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना, इंसान को तालीम फराहम करना, सेहत फराहम करना, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना, और उसके ज़िंदगियों को प्रोटेक्ट करना। ये रियासत की बुनियादी इवन कायदे आज़म के जो नुकात थे उनकी तकारीर में भी ये बुनियादी नुकात के तौर पर शामिल हैं। सही। तो फिर रियासत कहाँ है? ये जो हमारे MNAs, MPAs, वडेरे, मुंतखब लोग, ज़िले पुलिस के हुकाम बैठ कर लोगों के किस्मत का फैसला करते हैं, इसको कौन रोकेगा? इसको रोकना बुनियादी तौर पे रियासत की जिम्मेदारी है ना। रियासत नहीं रोकती। रियासती लोग अगर शरीक होंगे, एक MNA इलाके का मुंतखब MNA शरीक होता है, एक पुलिस का ज़िले अफसर अगर इन जिरगों में शरीक होता है, बैठता है, जबकि कानून की तरफ से इजाज़त नहीं है, अदालत ने भी पाबंदी लगाई हुई है, और ये गैर कानूनी, इलीगली, गैर इंसानी, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इन जिरगों पे हुकूमत को आना पड़ेगा, और इन जिरगों पे पाबंदी तो पहले से है। अच्छा, सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है सरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया था, बाकायदा एलानिया, बाकायदा कानून पास किया था कि आज के बाद मुल्क में कोई भी सरदारी निज़ाम नहीं होगा। सही। तो अगर सरदारी निज़ाम नहीं है तो इतने सारे सरदार क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क में, जबकि सरदारी निज़ाम तो है भी नहीं। चलें जी, तो ये सूरत हाल इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस टॉपिक पर भी बात करेंगे और दीगर टॉप स्टोरीज भी शेयर करेंगे। चलिए जी, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मौसम का हाल जान लेते हैं, और मौसम का हाल बता रही है हमारी करस्पॉन्डेंट रमशा। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। और मौसम कैसा है आज? जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है। इस वक्त जो है मतला जो है मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि रात गए जो है वो इम्कान है कि शहर में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री है, जबकि हब्स होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो 35 से 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है। जबकि इस वक्त जो है शहर में जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 15 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से ज़ायद है, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो 2 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है। इम्कान ये है कि कराची में जो है इस जुलाई के महीने में जो है वो हल्की और मुतदिल बारिश का इम्कान है, जबकि इम्कान ये है कि अगस्त में जो है वो कराची में तेज़ बारिश हो सकती है। आज भी इम्कान ये है कि कराची में रात गए हल्की बारिश। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रमशा। तो वही देखें, बारिश का इम्कान है आजिज़ भाई शहर में, और मौसम लेकिन यार बोल के थक गए हैं, बारिश नहीं होती। बारिश नहीं हो रही। हाँ। लेकिन ये शुक्र करें ना, ये अच्छी बात है बारिश नहीं हो रही, क्योंकि अगर बारिश तो अच्छा है वैसे, बारिश उस तरह बरस गई जिस तरह से आपने रेन इमरजेंसी बताई थी, अगर वैसे हालात हो गए तो आजिज़ भाई फिर तो लेकिन ये रिमशा बेचारी जो है हर रोज खबर देती है कि आज बारिश होगी, बारिश नहीं हो रही। हम इसको न्यूज रूम में इसको बोलते हैं कि आप गलत खबर दे रही हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं। वो क्या करे, हमारे महकमे मौसमियात की जो पेशिंग गोई है, रिपोर्टर को तो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है भाई, बड़ी ऑर्गेनिक कहना चाहिए, बड़ी एक्यूरेट और बड़ी परफेक्ट होती है ऐसी कि रिपोर्टर को तो सोर्स खबर बता रहा होता है। अब रिपोर्टर क्या करे, वही बताएगा जो महकमे मौसमियात का रिजी यहाँ बैठ के बता रहे हैं, वो कुदरत का है। भाई जब हमारे पास जो है वो सरदार सरफराज साहब आए ना, तो मैंने आस्क हिम कि मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो बारिश है इसकी जो खबर आप देते हैं, ये घर पे भाभी इसके बारे में यकीन कर लेती हैं? तो उन्होंने कहा बस उतना ही जितना आवाम यकीन करते हैं।
सही बात है। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, हम तो डीजी मेट से भी ये पूछ चुके हैं कि आपके घर वाले खबरों पे यकीन कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा बस उतना ही जितना आवाम यकीन करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मॉडल और एक्ट्रेस हुमैरा की। हुमैरा जो केस है आजिज़ भाई, ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई इस केस के अंदर इस तरह के की पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं कि ये केस जो है ना अब कॉम्प्लिकेटेड प्लस प्रोलॉन्ग हो रहा है। अब वो एक कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी जो है उसने कहा है कि जी जब मैंने गुमशुदगी का जो है वो कहा, यानी उनको मैसेज किया और हम जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था तो हमने कहा कि उनकी तस्वीर के नीचे एक गुमशुदगी की पोस्ट चलाते हैं, उससे पहले मैंने उनको मैसेज किया और फिर उसके बाद जो है उनका जो मैसेज था वो सीन हुआ और उसके बाद जब मैसेज सीन हुआ तो फिर उनकी डीपी गायब हो गई। अब ये देखिए, ये एक बहुत एक शॉकिंग और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मेकअप आर्टिस्ट जो है जिसके मुताबिक डीपी गायब हो गई। अब आप देखें कि ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं इस केस आपको में। याद होगा कि 2 हफ्ते पहले जब हम हुमैरा केस पे बात कर रहे थे, हाँ। मैंने एक जुमला कहा था, मैंने ये कहा था कि इसके पीछे कोई कहानी ज़रूर है। हाँ, ये लफ्ज़ बिल्कुल, मैंने कहा था। सही। हालांकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम यहाँ बैठ के आवाम को बताएं कि ये ऐसा हुआ हाँ। सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ। जो पुलिस सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसी बुनियाद पे हम यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, लेकिन ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस तो हर किसी का होता है ना। सही। अब मुझे कोई 32-33 साल रिपोर्टिंग करते हुए हाँ। इसी शहर में ऐसे 12 हज़ारों वाक़यात देखे होंगे और उनसे एक कुदरती तौर पे इंसान जो अब हर एक वाक़या देखता है उसके माइंड में उसका कुछ न कुछ हिस्सा फीड हो जाता है ना। तो इस तरह वाक़यात एक्सपीरियंस गुज़रते गुज़रते तो तजर्बा ये बता रहा था ज़िंदगी का कि जितना बताया जा रहा है हुमैरा केस इस तरह है नहीं, लग नहीं रहा है ऐसे। मतलब मुझे नहीं लग रहा था। देखिए ना, अब ये बात भी सामने आ गई कि हुमैरा के अकाउंट में पैसे भी हैं। जी बिल्कुल, पैसे भी पड़े हुए। परेशानी नहीं थी शुरू कोई। में ये बात चल रही थी नहीं कि वो खाना नहीं मिला था, हाँ, वो भूखी थी, जी। लाइन कट गई थी, मुमकिन है ऐसे। लेकिन अब आस्ता आस्ता ये बातें मेरे सही। मुझे बहरहाल यहाँ क्योंकि एक मर्डर केस है उसको ख़राब नहीं करना चाहते कि ऐसी बात करें हाँ। जिससे उस केस के इन्वेस्टिगेशन पे फ़र्क पड़े। हाँ। लेकिन इस बात को अगर मुख्तसर करके मैं बताऊं कि हाँ। मुझे मेरा ये प्योर मेरा एक ज़ाती ख्याल है, हाँ। नॉट इन्फॉर्मेशन, हाँ। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस केस के पीछे कोई कहानी है। अच्छा। ये केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे शो हो रहा है, जिस तरह नज़र आ रहा है कि वो खुद मर गई, ऐसे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है, कुछ और कुछ है, कुछ और है। चलिए जी, अब ये जो केस है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है अब ये चलती जा रही है, कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन जिस तरह से टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से एक इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरी इन्वेस्टिगेशन आती है, फिर अब यही जाहिर हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग फिशी। मतलब माइट बी पॉसिबल कि उनके साथ उनकी मौत जो थी तबई थी, माइट बी पॉसिबल कि कुछ और जो है वो मामलात हैं। अब वी कैन नॉट से एनीथिंग पर्टिकुलरली अबाउट दैट, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की जब इन्वेस्टिगेशंस चल रहे होते हैं तो हम इसके ऊपर सिर्फ बात ही कर सकते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन में ये सारा कुछ ये हुआ, मर्डर लेकिन केस मोर्द है इल्ज़ाम सबा। किसी को नहीं ये ठहराया कोई जा सकता। पॉलिटिकल इशू हो तो हम तज्जिया भी कर लें, तज्जिया भी एनालिसिस करें, हाँ, कर लें obviously, हाँ। कि ऐसे हो सकता है, लेकिन ये एनालिसिस जैसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये सही है कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात। इन्वेस्टिगेशन और की बात। क्योंकि आप जब मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं तो फिर हमने अक्सर पुलिस अफसरान को भी सुना है, हाँ। इस केस में नहीं, इस केस में मुख्तलिफ केसों में, कि वो कहते हैं जी वो मीडिया तो हमारा काम खराब करता है। हाँ, वो कहते हैं मैंने केस कई जो है पुलिस वो अफसरान सब को जुडिस ये है, सुना है तो क्यों कमेंट किया या क्यों बात कि जी की? आप हाँ। लोगों की वजह से हमारा केस खराब हुआ। हाँ, तो इस वजह से मैं ज़रा मोहतात हूँ इस हवाले से सही। कि हम बजाय कमेंट करने के हाँ, हम जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी को ही बेस बनाते हैं। उसी को ही बेस बनाते हैं। अच्छा, एक और खबर, और ये खबर जो है वो कार ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड है। अच्छा, ये खबर कुछ इस तरह से है कि कार ड्रिफ्टिंग करने वाले जो है वो उनके ख़िलाफ़ अब कराची पुलिस जो है उन्होंने क्रैक डाउन किया, यानी कि अब जो लोग आपको कार ड्रिफ्टिंग करते हुए नज़र आएंगे उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने किया क्रैक डाउन, और इस हवाले से एक और मुलजिम जो है उन्होंने गिरफ़्तार किया है। अच्छा, अब ये जो खबर थी कुछ इस तरीके से थी, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से था कि अब्दुल सत्तार ईदी जो रोड है वहाँ पर ये ख़तरनाक ड्रिफ्टिंग करने वाले जो है एक और शख्स जहांज़ेब वल मीर मोहम्मद को गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो मुलजिम की गुज़िश्ता दिनों जो है
वो इमारत टार जो है उसके करीब तेज़ रफ्तारी और ख़तरनाक स्टंट्स की वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं महजूर अली। अच्छा आजिज़ भाई, इशू क्या है? इशू ये है कि ये कार ड्रिफ्टिंग हो गई, तेज़ रफ्तारी हो गई, वन व्हीलिंग हो, ये सारा कुछ यूजुअली अभी परसों तरसों भी आई सॉ अ पर्सन वाज डूइंग इट, मतलब वो ये इसी तरीके से तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। जब तक इस पर ठीक ठाक क्रैकडाउन नहीं होगा और इसके ऊपर वाकई कानून, प्रॉपर लॉ नहीं बना दिया जाएगा, ये मसला ख़त्म नहीं होगा। ये लोगों ने ना एक जो जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उन्होंने इसको अपना स्टैंडर्ड बना लिया है, या कोई शोबाजी का तरीका बना लिया है, या पता नहीं इससे वो सड़क पे जो लोग जा रहे होते हैं वो उनको इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं होता, बस वो सड़कों पे यही काम कर रहे असल में देखें, ये कार ड्रिफ्टिंग है या वन व्हीलिंग है, हाँ, ये तो इंसानी ज़िंदगी यानी अपनी ज़िंदगी हाँ, से खेलने का ख़तरनाक खेल है। सही, वो खेल है हाँ, जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं, खुद कोई और नहीं खेल रहा, हाँ, आप खुद खेल रहे आप हैं। खुद खेल रहे हैं। इसमें कई वाक़यात भी हुए हैं, आपको याद होगा हाँ, कि वन व्हीलिंग में कई जानें ज़ाया हुई हैं, हाँ, कई हादसात हुए हैं। सही, इसमें इनमें दूसरे लोग हादसात का शिकार बने हैं जो रोड पे चलते हुए। रोड पे चलते तो लेकिन इसमें एक पहलू ये है, ये मेरे और आप जैसे मसरूफ़ लोग या आम मिडिल क्लास के, गरीब क्लास के लोग नहीं होते, हाँ, ये उन अमीर बापों के बेटे होते हैं हाँ, जो बुनियादी तौर पे फारिग बैठे हुए होते हैं, हाँ, या तो स्टूडेंट होते हैं, या तो उनके पास पैसा इतना होता है हाँ, कि उनको ज़रिए मुआश का कोई फ़िक्र नहीं होता, उनको घर का कोई फ़िक्र नहीं होता, हाँ, उनको पैसा कमाने की कोई फ़िक्र नहीं होती। हाँ, ये उसके बाद हाँ, ये ऐसे काम करते हैं। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें उन वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है, हाँ, जो वालिदैन को पता है कि उनके बच्चे कार ड्रिफ्टिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, या बाइक रेसेस जो होती हैं, इवन बाइक रेसेस भी बाइक खतरनाक रेसेस है। भी खतरनाक है, बाइक राइट। रेसेस 10-10, 20-20 गाड़ियाँ एक साथ पे रोड पे चला रहे होते हैं। हाँ, देखिए, हम थोड़ा सा हमारा माशरा यूरोप जैसा नहीं है। हाँ, हमारी सड़कों पे तो हमें पता ही नहीं अचानक किस वक्त कोई गाड़ी बाहर निकल आए, हाँ, है ना। कानून की इतनी फ़िक्र तो किसी को नहीं है ना, हमें मालूम ही नहीं होता है। आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको अचानक पता चले कि मोटरसाइकिल अचानक डंपर आपके सामने आ जाए, आप क्या करें? राइट, तो इन जो कार ड्रिफ्टिंग में या जो ये मोटरसाइकिल रेस में भी इस तरह का इम्कान मौजूद रहता है कि एक साथ 10 गाड़ियां जा रही हैं, कि 10 मोटरसाइकिलें, अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाए, इसका तो मतलब है कि ख़तरनाक हादसा जन्म ले सकता है, हाँ, इंसानी जानें ज़ाया हो हो सकती सकती है, हाँ, तो इसको पुलिस तो इसके खिलाफ बहरहाल कार्रवाइयाँ कर रही है, हाँ, पहली बार नहीं। सही, मुसलसल हम देखते हैं हर महीने 2-3 ऐसी कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं जो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है, उसके पुलिस बाद- की जानिब हाँ, से हाँ, लोगों के पकड़ने और कार्रवाइयाँ होने के बावजूद भी हाँ, ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसको रोकने का अब इंतज़ामिया और पुलिस तो यही कर सकती है ना, कि लोगों को गिरफ्तार करे। सही, जैसे बिल्कुल, जहां जेब का भी हाँ, आपने हाँ, बिल्कुल, बताया, हाँ, हाँ, FIR कर सकती है, FIR कर गिरफ्तार सकती कर सकती है, और क्या करे पुलिस? सही, ज़ाहिर है लोगों को बिल्कुल, शूट तो नहीं कर सकती पुलिस। हाँ, देखो, लोगों की अपनी अगर जिम्मेदारी नहीं है, लोग अगर बच्चों के वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और नौजवान खुद हाँ, अपनी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें, अपने आप के साथ खेलना बंद करें, सही, और ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी हमारे वालिदैन के लिए कम अज़ कम कितनी कीमती है, तो अगर ये एहसास थोड़ा पैदा हो जाए तो काफ़ी बेहतर हो सकता काफ़ी है। बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है उसके बारे में बात करते हैं, और ये है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब ये समर वेकेशंस होती हैं तो लोग बड़ी तादाद में जो है वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, फिर नारायण साइड पर, नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अभी जो फ़िलहाल सूरत हाल है उसके जो ख़बर है वो कुछ इस तरीके से है कि तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि जो शाराए कराक्रम है और शाराए नारायण है वो बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद है, मगर फिर भी लोगों की कोशिश ये होती है कि वो वहाँ पर जाएं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब आपको पता है कि एक जगह पर इतना ट्रैफिक है, आप देख भी सकते हैं हमारी सिटी 21 की स्क्रीन पर ये मनाजिर, कि जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर बाबूसर टॉप तक जो है वो ट्रैफिक की, तो फिर वो जाने से गुरेज करें। अपने बयान में जो माफ़ कीजिएगा कहा गया है कि मुसाफिर और सैयाह सफ़र से गुरेज करें, और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर जारी है। अच्छा, फिर वो जो लापता हुए थे लोग, लापता अफराद के हवाले से कहा गया है कि उनको तलाश किया जा रहा है। पाक फ़ौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, और NDMA का कहना है कि बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल है। तो जो लोग भी इस वक्त जाना चाह रहे हैं
नॉर्दर्न एरियाज़ में बाबूसर टॉप की तरफ, तो वहाँ पर अभी क्लाउड बर्स्ट की जो है वो सूरत हाल है। बाबूसर टॉप के गिर्द 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में शदीद लैंडस्लाइडिंग भी है। मतलब ये बता रहे हैं कि ओवरऑल वहाँ लैंडस्लाइडिंग है, ट्रैफिक बंद है, वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है और क्लाउड बर्स्ट से जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। इसके अलावा जो बाबूसर में सैलाबी रेलों में सयाहों की अभी जो इससे पहले जो खबर थी वो कि 8 गाड़ियां बह गई थीं। वो जो सयाह गए थे उनकी 8 गाड़ियां बह गई थीं और फिर उनमें से 3 की लाशें निकाली गईं और फिर उसके बाद जो 4 सयाह थे उनको बचाया गया और फिर जो अब तक 15 सयाह जो हैं यानी जो वो ट्रैवलर गए थे वो मुख्तलिफ जगहों से वो लापता हैं। तो सैलाब की वजह से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और हज़ारों सयाह इस वक्त फंस गए हैं। आजिज़ भाई, लोगों को पता है कि ये सिचुएशन है, लेकिन लोग फिर भी जाने की कोशिश करते हैं कि शायद जो है वो रास्ते खुल जाए, शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए, हम अपनी इन छुट्टियों से, इन समर वेकेशन से फ़ायदा उठा लें। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये समर वेकेशंस उनकी पूरे साल को भी ख़राब कर सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई इंजरी हो जाए, खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई हादसा हो जाए, क्यों लोगों को ये प्रॉपर एक तरह का प्लान पहले नहीं दे दिया जाता, या फिर सडन इस तरह के जब होते कि लैंडस्लाइडिंग हो गई जी, अचानक से बिल्कुल सब कुछ ठीक था, सैलाब आ गया, कोई लैंडस्लाइडिंग हो गई, ये सारा कुछ। मॉनसून का सीज़न जब शुरू हो रहा होता है और ये सीज़न जब शुरू हो रहा होता है तो जो मुताल्लिका हुकाम होते हैं उन्हें पता होता है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसके लिए कोई एक तो बाज़ाब्ता हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ तक लोग पहुँचे ना अगर ये सूरत हाल हो, और फिर लोगों को खुद अपने तौर पर कितना सोचना चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाएँ या वो थोड़े दिन वेट कर लें। अच्छा जी, मुझे तो 2 साल पहले वो वाक़या याद आ रहा है जब हम इन्हीं इलाकों में थे। अच्छा, इन्हीं दिनों में। अच्छा, तब इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी। सही। 2 साल पहले 2023 की बात है। हाँ। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। सही। तो एक हाईएस्ट वैन थी जिसमें 3 फैमिलियाँ थी इस्लामाबाद से। सही। हमें वो जो टूरिस्ट कंपनी है उसने दी थी जी। तो हम बाबूसर टॉप तक गए थे, नारान, कागान, हाँ। गिलगित बल्दिस्तान, फिर वो खंजराब बाईपास जो पाक चीन बॉर्डर है वहाँ तक गए थे हम लोग। सही। लेकिन इसमें हम जब बाबूसर टॉप गए हाँ। और वापस जब आ रहे थे हाँ। तो वापसी पे जो गाड़ी उतर रही थी ना, गाड़ी बार बार गर्म हो रही थी। हाँ। तो फिर वो रोकता हुआ हर 15 मिनट के बाद ड्राइवर उसको रोकता था, फिर 15 मिनट के बाद ब्रेक लेता था, आस्ता आस्ता करके 2 घंटे हमें लगे बाबूसर टॉप से नीचे ज़मीन तक आने में। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है वैसे भी। अब जो आपने अभी बात सुनाई ना, ये गुज़िश्ता रोज़ इन्हीं इलाकों में पंजाब के पता नहीं किस शहर की एक फैमिली जाँ बहक हो गई है, मियाँ बीवी और एक बच्चा उनका। जी, जी। वो गए थे घूमने, डॉक्टर फैमिली है जी, कोई। जी। तो फिर यहाँ भी यही बात आती है कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी, हाँ, हमारी जानें सबसे अहम होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जानें सबसे ज़्यादा अहम होनी चाहिए। तफरीह बहरहाल एक ज़िंदगी का हिस्सा है जी। घूमना फिरना, सयाहत ज़िंदगी का हिस्सा है, करना चाहिए। हाँ। लेकिन ये इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। अच्छा, वहाँ लैंडस्लाइडिंग की कोई शेड्यूल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इट हैपेंस। हाँ, कब हम गए, हम आते हुए कहीं से वापसी पे देखा कि ट्रैफिक जाम हो गया। सही। तो गाड़ियां खड़ी हो गई, पता चला कि क्या हो गया। सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गई। बताया कि जी आगे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, इसलिए गाड़ी। फिर वो मशीनें आती हैं फौरी तौर पे, वो जो पत्थर ऊपर से गिरते हैं उनको फिर रोड से हटाया जाता है, फिर ट्रैफिक को रवाना किया जाता है। तो लैंडस्लाइडिंग ये एरिया पूरा ऐसा है, गिलगित हो, बल्दिस्तान हो, नारान, कागान, बाबूसर टॉप, ये इन सारे पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग होती है। और लैंडस्लाइडिंग का चूंकि कोई टाइम नहीं होता, ऊपर से पत्थर गिरने होते हैं, वो किसी वक्त भी हो सकता है। और लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी हादसा होते हैं। सही। मतलब गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिर पड़ते हैं, जिस वजह से भी हादसा होते हैं। तो बहरहाल ये एक निज़ाम है कुदरत का। एक भी देखें ना, ये पहाड़ों में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग होना भी एक नेचुरल निज़ाम है, फितरत का एक निज़ाम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है शॉपिंग का। और ये जो शॉपिंग का टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप जितनी बात करते जाएं बातें कम है, लेकिन मौजू इतना लंबा चौड़ा, और साथ साथ जो आवाज़ें आ रही हैं ना मुझे इस टाइम,
वो मैं आपको लाइव बताती हूँ। इस टाइम बादल गरजने की आवाज़ें आ रही हैं और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश होने वाली है। तो कराचीइट्स तैयारी पकड़ ले। देखिए आपको बैठे बैठे करंट मैंने मौसम का हाल भी बता दिया है कि बादल गरज रहे हैं और बस बरसने को तैयार है। साथ साथ हमारा टॉपिक जो है वो शॉपिंग है। तो अब आप लोग ये ना करिएगा कि बारिश के इम्कान बने और खुद शॉपिंग पे चले जाएं। मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, शानज़े और दुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। सबसे पहले तो शानज़े आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपने जो एंट्री टेस्ट दिए अल्लाह करे आप उसमें पास हो और अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स करें और शानज़े जो चाहती है उन्हें मिल जाए। और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। दुआ जो है वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है डाउ यूनिवर्सिटी में, तो दुआ अच्छी सी डॉक्टर बने और कुछ डिफरेंट करें। चलिए जी शॉपिंग की बात करते हैं। दुआ और शानज़े दोनों हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट लाइफ में ना शॉपिंग का क्रेज़ होता है और ये क्रेज़ ऐसा होता है कि जब आप कुछ ख़रीदने के लिए जा रहे हों और इनफैक्ट आपके पास पैसे भी कम हैं लेकिन फिर भी आपने वो पूरे पैसे ख़त्म करके आने होते हैं, यानी वापसी में आप ये सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा। कैसा होता है दुआ, ये बताएं कि जब आप शॉपिंग पे जाती हैं, पहले तो ये बताएं आप शॉपिंग करती हैं बहुत ज़्यादा या नहीं करती हैं, या आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देती हैं या नहीं करती हैं, ये थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है ना मेरा, तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है, बहुत बहुत कम ना। हाँ, सही। तो मेरी ज़्यादातर शॉपिंग 90% शॉपिंग जो है वो मम्मा और मेरी बहन कर रही होती हैं ज़्यादातर, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सही। तो फिर मुझे कुछ मंगवाना होता है तो मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, मतलब फिजिकली बहुत ऑनलाइन ज़्यादा कर लेती हूँ हाँ। शॉपिंग। सही, लेकिन क्या फजूल खर्च है, मतलब या क्या किस तरह की शॉपिंग करती हैं? मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, तो फजूल खर्च तो चलो भाई, दुआ के जो पैसे हैं वो तो सेव रहते होंगे। तो दुआ आपका ना आज से 5-6 साल बाद अकाउंट पता करना पड़ेगा, सारे पैसे आपने सेव किए हुए होंगे। मतलब मुझे भी कोई ऐसा तरीका बता दे कि मैं अपने पैसे सेव कर लूँ। मुझसे नहीं होते पैसे सेव, सीरियसली। यू नो मैं मेरे पास पैसे हैं इसका मतलब है कि कल नहीं होंगे, क्योंकि मैं आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी। ज़रूरी ये नहीं है कि कोई फजूल खर्चियाँ कर रही हूँ, काम की ही खर्चे होते हैं सारे, लेकिन ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे बच जाते हैं। आप बताएं शानज़े, आपका क्या है? शॉपिंग फ्री क्या है, शॉपिंग करती है, क्या सिलसिला है? मुझे शॉपिंग इतनी नहीं पसंद। नहीं पसंद? नहीं पसंद। अच्छा। खरीदती भी हूँ, ज़्यादा जाती भी हूँ तो घर के लिए सामान या डेकोरेटिव आइटम्स अपने रूम के लिए, हाँ। इन सब चीज़ों पे मैं फिर स्पेंड कर देती हूँ मनी। हाँ। लेकिन क्लोथ्स, मेकअप, इन सब चीज़ों पे थोड़ा कम रहता है मेरा। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कम रहता है। अच्छा, ये मेरी तरह ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ना इस तरह की चीज़ें पसंद है कि जो घर की जो है ना आर्किटेक्चर में या फिर डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मेरे पास मेकअप कम मिलेगा और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। मतलब आप कहीं जा रहे हैं फजूल में, मतलब आपको कोई घर में मतलब काम नहीं है उस चीज़ का, लेकिन चलते चलते आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगी है, लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट है और अच्छी लग रही है, ये होता है कि आपने ले ली। शॉपिंग किस तरह से करनी चाहिए? अगर आपको 3 ड्रेसेस लेने हैं, सही है, तो उसमें से आप क्या वो पैसे बचा सकते हैं? किस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं? पेरेंट्स की पॉकेट मनी बचा सकते हैं, जो आपको जो पेरेंट्स देते हैं वो पॉकेट मनी आप दी हुई बचा सकते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो जब वो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं तो वो भी फिर अपनी पॉकेट मनी सेव कर रहे होते हैं कि जी ठीक है हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ काम इसलिए करती हैं कि वो खुद अपने पैसे सारे खर्च कर देती हैं, जो अर्न करती हैं वो सारे खर्च कर देती हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? क्या सजेस्ट करेंगी तमाम लड़कियों को, तमाम स्टूडेंट्स को कैसे सेव करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आपने एक कामयाब शॉपिंग करनी है तो आई थिंक यू शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन क्या आपकी नीड है और क्या आप चाहते हैं। मतलब नीड इज लाइक व्हाट कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। मतलब ये नहीं हुई तो फिर मसला हो जाएगा। और व्हाट यू वांट इज मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हाँ। तो आई थिंक इस चीज़ के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि मतलब आपको नीड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हाँ। और जितनी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा साइड रखना चाहिए कि मतलब ये नीड है पहले ये हो जाए, ये नीड है पहले ये हो जाए। सही, ये नहीं, ये बात ये हो रही है कि जी काम की जो बात है ना, आपको वो ध्यान में रखनी चाहिए कि काम की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब अगर कपड़े लेना ज़रूरी है, आपकी बड़ी शिद्दत से वो प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली फिर आप कपड़े लें। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि लड़कियां जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो अगर उनको 2 ड्रेस का बजट लेके गई है 4 तो वो हाँ 4 ड्रेसेस जो है ना वो ले लेती हैं। मतलब शूज़ भी ले लो, अच्छा ठीक है हो गया, एक्सेसरीज भी ले लोगी, तो हो जाता है बजट आउट। फिर 10-15 दिनों बाद देखते कि ऑनलाइन कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई हो, उस टाइम पर होते नहीं पैसे, ठीक है, तब होती है कन्फ्यूजन। अपने आप को कैसे होल्ड कर सकते हैं कि आप शॉपिंग जो है वो एक मयाना रवि से करें,
और इतने पैसे फिर बच जाएं कि 10 एक दिन बाद जो कोई नई चीज़, कोई नई कलेक्शन आ रही है तो आप बाय करें, क्योंकि आप सारे पैसे पिछली वाली शॉपिंग में फुका चुके होते हैं, तो बस फिर आपको जो है ना वो चांस नहीं मिल रहा होता। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जा रहे हैं ना शॉपिंग पे, सो आप ज़्यादातर ये होता है कि आपने एक ही टाइप की चीज़ें बहुत डिफरेंट आउटलेट से ले ली। आपने एक टाइप की चीज़ एक आउटलेट से ले ली, अब आप मज़ीद कहीं और से ना लें, आप अपने पैसे सेव कर लें। आपने एक अच्छा मेकअप प्रोडक्ट ले लिया, रख लें अपने पास, ठीक है, और चीज़ें नहीं लें, क्योंकि ये तो है कि ट्रेंड आते हैं, ट्रेंड जाते रहते हैं। सो आप अगली चीज़ें भी ले सकते हैं ऑनलाइन बाद में, जब चीज़ें आ रही हैं, जब चीज़ें जा रही हैं, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप वैसे किस तरह शॉपिंग कर रही होती हैं? जैसे मैं खुद ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, हाँ, दैट्स गुड। वही तो मैंने मेरा कहा होता कि है कुछ लड़कियां खुद भी तो मेरा ये होता है कि अपनी सैलरी जो आती है मेरे पास, उसमें से मैं 40% जो है वो अपना सेव करती हूँ, हाँ, ठीक है, और 60% जो है मैं मंथ के बिल्कुल लास्ट में जाके ख़त्म कर देती हूँ, उड़ा देती हूँ। सही है। फिर जो अगर कभी मुझे कुछ और पसंद आ रहा है, कुछ जब मेरी हाँ, बजट मतलब खत्म हो गया, हाँ, उसके बाद मुझे कुछ पसंद आ रहा है, सो लाइक आई हैव दैट 40% रिमेनिंग, हाँ। तो उसमें से फिर मैं थोड़ा सा निकाल के कुछ करके वही जो भी कर मैं, लेती हाँ, हूँ। ये मैं कह रही थी ना कि थोड़ा सा अगर आप सेव कर लें तो फिर शॉपिंग जो है ना वो आपके लिए बड़ी हो जाती है आसान, और उसमें हो जाती है बड़ी आसानी। अच्छा ये बताइए, स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, एक तो हर दूसरे तीसरे दिन हाइलाइटर चाहिए होता है, और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी। मेरी अम्मी कहती तुम हाइलाइटर खाती हो बेटा तुम्हारा हाइलाइटर कैसे ख़त्म हो जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ रहे होते तो आपको हाइलाइटर चाहिए होता है, फिर खाते खाते आपको भूख लगती है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है मंचिंग के लिए। भाई आप बैठे हुए बादाम खा लें, फिर आपने जो है वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले ली या कुछ और चीज़ें। तो स्टूडेंट्स के ना ऐसा नहीं होता कि वो कोई कपड़ों के या किसी और चीज़ के खर्च होते, एयरपॉड्स हैं या दीगर चीज़ें हैं, अच्छा जी लैपटॉप में ये इशू हो गया, अच्छा जी प्रिंटर का प्रॉब्लम हो गया, अच्छा जी असाइनमेंट बनाना है तो ये सारी चीज़ें चाहिए, अच्छा जी एटलस लेना है मैंने। एक होता है ना कि ये भी ख्वाहिशात, ये भी होता है भाई कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कि मिल रहा है लाइब्रेरी से एटलस, लेकिन हम तो खरीदेंगे हम तो घर पे एटलस लेके आएंगे, फिर हम तो अपना खरीदेंगे, क्योंकि हमारे काम आना है। अब एटलस की प्राइस आपको पता है कि वो कितना महंगा है। तो आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे होते हैं ना, उस फील्ड में एक स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। आप कैसे मैनेज करती है जाके रोज़ाना या हर हफ्ते? आप कहती हैं घर में कि देखिए जी अब ठीक है, ओके मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अभी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर घर में मिलता है सुनने को कि अच्छा है हर हफ्ते कुछ ना कुछ। वैसे मतलब आपको रोजाना, मतलब आपने मंडे टू सैटरडे जाना है, और सुबह जाना है और शाम में आना है, तो आपका घर में तो टाइम बहुत ही कम स्पेंड होता है, और एक्सपोजर आपका कम हो जाता है, घर में आप अजनबी हो जाते हैं। आप यकीन करें, अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं ना सीरियसली, जो सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है और वो शाम के 5 बजे तक खत्म हो रही है, जॉब आपकी जो है वो दिन 2 बजे से शुरू हो रही है और रात के 10 बजे खत्म हो रही है, क्योंकि इसमें आप 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का लगा लें, ट्रस्ट मी आप अपने घर में स्ट्रेंजर हो जाते हैं। आपकी पूरी लाइफ कहीं और चेंज हो जाती है, वो पता ही नहीं होता। आप सोच रहे होते हैं मैं सिर्फ शायद सोने आते हैं या पढ़ने आते हैं, या फिर हम जो है वो रिसर्च के लिए घर में आ रहे होते हैं। तो जब आपका बहुत लंबा टाइम जो है वो जॉब टाइमिंग्स हो या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी आवर्स हों वो अगर इतने लंबे हों, तो यकीन करें घर वालों से आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत कम हो जाता है। बात हो रही है जी शॉपिंग की, कि स्टूडेंट्स की शॉपिंग कैसी होती है, उस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है शॉपिंग की, और स्टूडेंट की शॉपिंग जो है वो कैसे होती है, पूछते ज़रा। भाई अभी तो आप जाएंगी अभी यूनिवर्सिटी, ठीक है शानज़े, क्या प्लान्स हैं? कुछ दिमाग में चल भी तो रहा होता है ना कि अच्छा पता है क्या, जब मैं अपना एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद जब मैं सर्च करी थी ना कि मेरा कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा, या मैं मतलब कहाँ पे मेरा होता है, और जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है, तो मैं अपने दिमाग में ना उस हिसाब से ड्रेसिंग भी मेंटेन करती थी कि अगर मेरा यहाँ हुआ तो मैंने ये वाले कपड़े पहन के जाने हैं, अगर मेरा उस कॉलेज में हुआ तो मैंने वो वाले कपड़े पहन के जाने। तो अभी आपने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं? अगर एनडी जाना है तो क्या तैयारियां हैं, और अगर आपने फास्ट जाना है तो क्या तैयारियां? फास्ट का टेस्ट दिए? जी दिया। अच्छा, कैसा हुआ? अच्छा हुआ? वो तो अच्छा हुआ। कब है रिजल्ट फास्ट का? 24 अच्छा, सही। तो क्या सोचा हुआ है? सोचा हुआ ये कि जैसे एनईडी में है कि आपको लॉन्ग शर्ट्स ही पहननी है, पर्टिकुलर आपने जो देखा वहाँ पे स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे थोड़ी सी, तो उस हिसाब से ना थोड़े से शलवार कमीज के साइड पे, वेस्टर्न साइड पे थोड़ा, ईस्टर्न साइड पे थोड़ा जाना है बेसिकली। सही। फास्ट का ये है कि फास्ट में इंशाल्लाह हो जाता है, तो थोड़ा वेस्टर्न साइड पे थोड़ा सा चले जाएंगे। ये है। अब है कि एप्टीट्यूड से टेस्ट से ज़्यादा ना थोड़ा सा शॉपिंग वाला माइंड भी है, चीज़ें माइंड में शॉपिंग की चल रही होती हैं फिलहाल। पता है क्या अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, बैग्स एंड ऑल थिंग, ये सारी क्या कर बुक्स मेरी किस चीज़ में आ जाएंगी और सारा कुछ हो जाएगा। बैग्स भी इतना नहीं, लेकिन
क्लोथिंग और Clothing, फुटवेयर, हाँ। इन सब पे ज़्यादा फोकस है सही, अभी। बिल्कुल। दुआ आप बताएं, आप चलें, अब तो आपको 1 साल हो गया डाव में, आपकी उससे पहले क्या थॉट्स थे और अभी भी आपको हर महीने जो है वो क्या आप देखती हैं क्लास में, यार ठीक है मेरी फलां फ्रेंड ने जो है ये वाला बैग लिया हुआ है, ओके, और ये सारा कुछ है, मैंने स्टाइल चेंज करना है, अपना स्टाइल पे ध्यान होता है थोड़ा? स्टाइल पे तो होता है, हाँ। मतलब आपको कोई देख ही रहा होता है 24 घंटे, ऐसे कोई ना बहुत कोई। कम मैंने स्टूडेंट देखे हैं जिनका स्टाइल पे ध्यान ना हो, मतलब अल्टीमेटली आप पढ़ भी रहे हैं, लाइब्रेरी में भी कोई आ गया तो फर्स्ट यू नो यू ओके व्हाट शी इज वेयरिंग, ओके अच्छा ये पहना हुआ है इसने, तो ये स्टाइल तो करना पड़ता है। कितने ड्रेसेस जो है वो आपको बनाने पड़ते हैं मंथ में, या आप 3 मंथ्स में जो है वो चेंज करती मुझे हैं तो क्या? पता ही नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे नहीं पता होता, मेरी ऑलमोस्ट 90 to 95% शॉपिंग मेरे अम्मा बाबा और मेरी ये लोग बहन ही कर रहे हाँ, होते हैं, तो सही। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता, मुझे इस्त्री हुए हुए मिलते हैं, अच्छा मैंने ये पहन के जाना है, ये तो मुझे पहन के बिल्कुल जाना भी है। ये तो अपना मुझे वो अपनी नहीं है। स्टोरी लग रही है, मुझे भी ऐसी ड्रेसेस जो है कॉलेज जाते हुए बिल्कुल आयरन मिलते थे और इनफैक्ट जो है उसके साथ घड़ी भी जो है वो मैचिंग की निकली हुई होती थी और मैं बस ब्रेकफास्ट किया और क्योंकि होश ही कपड़े नहीं पहने, होता, हाँ। मतलब पूरी रात आप जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, तो और पॉइंट घर पे जाने वालों की को खुशी दिखता ही अलग होती है मुझे तो दोस्तों के साथ। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोगों को खुशी नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को जगह मिल जाए और अपनी दोस्तों के साथ जगह मिल जाए, हमारे खुशी ऐसा- उन्हीं को होती है। हमारे जगह का तो सीन नहीं होता, बट पॉइंट में ये होता है कि बहुत नर्ड माहौल, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, हाँ। तो भाई पढ़ के ही आए हैं 10 पढ़ के घंटे, ही तो आए। इंसान फिर बैठ अरे के भाई पढ़े। ऐसे भी लोग होते हैं जो पॉइंट पे खड़े हुए होते हैं, उन्होंने बुक जगह नहीं है उनके हाथ में, बुक भी नहीं तो डिक्शनरी फोन पे PDF खुला हुआ होता है कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा ऐसे करके देती भाई इतनी क्या 10 घंटे पढ़ गया इमरजेंसी बहुत है, है। कॉलेज आ जाएगा, मतलब आप खड़े हुए हो फिर भी डिक्शनरी, और फिर भी आप देखिए टॉप लिस्ट में उनके नाम नहीं है, नाम टॉप नहीं लिस्ट है, में exactly। पेपर भी उन्हीं के रुके हुए होते थे ज्यादातर, ये होता था। ज्यादातर नर्ड आप देखेंगी कि वो हाँ। 24 घंटे में से 5 घंटे, बट वो फिर प्रोडक्टिव होगा। Productive ये थोड़ी होगा, कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। एप्टीट्यूड में करते थे ये बच्चे करते इस थे, तरह से कि हाँ, मतलब सही। भाई 24 में से 15 घंटे पढ़ रहे हैं, बट फिर भी कोई आउटकम और क्यों जिसने नहीं सारे है? चैप्टर्स कर लिए भाई उसके तो भरम ही अलग होते हैं, वो तो भाई मतलब ओके क्या हुआ, यू नो यस आई हैव डन दिस, और अभी आप जो है वो दूसरे तीसरे चैप्टर पे ही हाईलाइट से लगे हुए हैं, हाईलाइटर से कि जी ठीक है अभी आगे वाइवा की तैयारी भी करनी है। तो कॉलेज लाइफ जो होती है ना, इसकी तैयारियाँ, इसकी शॉपिंग, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो क्या शूज़ वगैरह खरीदती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं? हाँ, ज्यादातर ये होता है कि मुझे कपड़ों से ज्यादा फुटवेयर पे हाँ, फोकस थोड़ा ज्यादा footwear होता है पे मेरा। हाँ। फुटवेयर पे, बैग्स पे, हाँ। और किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को शॉपिंग करनी स्टूडेंट को मुझे लगता है और कि- स्पेशली उनको जो मेडिकल कॉलेज में होती है। मुझे लगता है कि फॉर ए स्टूडेंट आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक अलग बात है, बट फॉर ए स्टूडेंट ना आपका कंफर्ट फैशन से ज्यादा आगे होना चाहिए। हाँ। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो वो हाँ, चीज देखो, वो चीज़ देखो। फैशन के हिसाब से चलना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, हाँ। बट स्टिल कंफर्ट को ज्यादा मैं फोकस करती हूँ कि भाई मैं जिस चीज में कंफर्टेबल शूज़ के मामले में और स्लीपर्स के मामले में तो मैं भी जो है ना ये नहीं देखती कि फैशन में क्या चल रहा है, मैं देखती हूँ भाई ठीक है जो मुझे Comfortable कंफर्टेबल होनी है, चाहिए, हाँ, जो मुझे कंफर्टेबल है। कपड़ों में भी यही है कि भाई जो कंफर्टेबल लग रहा है ना वही पहनेंगे, भाई जो जिसने बोलना है कहते हैं ये हमारा स्टाइल ऐसे ही है, हम यूनिवर्सिटी में ऐसे भी ही मैं ज्यादातर पहनेंगे। ईस्टर्न की तरफ ही जाती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं होती ना वेस्टर्न हाँ, इस वजह से, सही। तो कंफर्ट मैं देखती हूँ। और शान से आप ज़रा बताएं आपका कंफर्ट स्टाइल क्या है, आप किस तरह से कैरी करके जाती हैं और आप किस तरह से ड्रेसेस लेती हैं, और आप ऑब्वियसली जो आपका पूरा इंटरमीडिएट था उसमें आपने किस तरह की शॉपिंग की और क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी, और अब क्या प्लान है आपके, अब क्या क्या लेना है आपने या कर ली है शॉपिंग? इंटरमीडिएट के लिए तो कोचिंग्स वगैरह के हाँ, लिए जो कोचिंग्स है जाना होता है, हाँ। अगेन वही होता है कि वही वाली बात हो गई कि कंफर्ट सबसे पहले आगे होता हाँ, है, सही। तो वैसे ही ना शलवार कमीज वगैरह ले लिए और बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में जाना। कोचिंग में तो ताकि- ज्यादा मैं तो कोचिंग में स्कार्फ लेती थी, पता नहीं क्या मुझे क्योंकि कुछ- हर टाइप हाँ। की जेंट्री होती है ना, तो हाँ। आप अपने आप को ज्यादा वैसे हाँ, फील मैं तो करवाते हैं, मैं तो safe कोचिंग में types जो है ना स्कार्फ लेके जाती थी, मतलब आपने स्कार्फ ले लिया उससे पता नहीं क्यों आपको कंफर्टेबल फील अच्छा करती feel है, होता क्या है, होता है, strong एक feel होता है होता है। कोचिंग में तो फैशन और का ध्यान भी बिल्कुल वो लगता नहीं था। है पढ़ाई पे कि टीचर क्या कह रही है कि बाल आ रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है जी, आप कुछ आगे बच्चे पीछे होते हैं कर- जो हाँ। बहुत मैंने देखा है मेरी क्लास में भी हाँ। बैंगल्स भी पहने हुए हैं, फुल मेकअप भी हुआ हुआ है, मुझे होता है कि भाई पढ़ने आ रहे हो, मैं क्या तो करना है। मुंह धोया और बस कोचिंग जाने का कोचिंग में टाइम नहीं हो गया, ख्याल और होता वही था कि आप भागो। कैसे लग रहे हो, क्योंकि आप पढ़ने कोचिंग मतलब एप्टीट्यूड वगैरह हाँ। के लिए हम सिर्फ पढ़ने जाते थे, बिल्कुल ख्याल नहीं होता था फैशन का, बस जैसे लग रहे हैं हिजाब बांधा अच्छा और वैसे बस जा आप रहे दोनों क्या सोचते हैं कि जो कोचिंग लेवल से ही, स्कूल लेवल पे ही जो लोग बहुत ज़्यादा फैशन करते हैं,
वो ठीक रहता है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करता है उस क्लास में। एक लड़की ने जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी फैशन किया हुआ है और कुछ लोग हम जैसे भी हैं जो सो के उठ के आए हैं, बस उन्होंने जल्दी से कंघा करके बाल बना लिए और फिक्र हुई हुई है भाई करना क्या है आगे, और मतलब आ गए हैं कोचिंग तो आ गए हैं, कुछ जज करे तो करता रहे। क्या लगता है आपको कि डेकोरम एक होना चाहिए, सबको एक ही तरह से आना चाहिए? होना तो एक ही चाहिए वैसे, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ। क्योंकि जैसे जो लड़कियां मतलब या लड़के भी ऐसा होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयार होके आ रहे होते हैं। हाँ भाई लड़के बहुत तैयार होकर बहुत आते हैं, तैयार होते हैं, बहुत तैयार होते हैं कॉलेज में लड़के, बहुत। हाँ हाँ, सब उनकी मैचिंग के होते हैं। खैर जो लड़के मुझे ऐसा फील होता है जो ज़्यादा तैयार है पर उनका फोकस होता है, फिर वो कहीं ना कहीं शायद पढ़ाई में उनसे उनका जो इंटरेस्ट होता है वो हट जाता है, उनका फोकस हट जाता है पढ़ाई पे से। वही क्लास में अपने आप को फ़ोन का कैमरा खोल के ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सर के लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, वॉशरूम चले गए टचअप करने के लिए, तो आ ही नहीं रहे वापस ही नहीं आ रहे, लेक्चर मिस हो गया, क्लास हो रही है बाहर, आपने जूस का डब्बा जो है वो भुलाया और फट करके आपने फाड़ दिया और पीछे सारे देख रहे जी ये क्या हो गया जी, आवाजें जा रही हैं, क्या हो रहा है। मतलब क्लास बंक करने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हाँ, सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आ रहे हैं ना कहीं कोचिंग स्कूल कॉलेजेस, नॉर्मल रहें, नॉर्मल होकर रहें ताकि आपका पढ़ाई पे भी आपका फोकस रहे, और इन सब चीज़ों का बाद में एक टाइम आएगा जाहिर है, उस पर आप कर लें फैशन तो सही रहेगा। सही, बिल्कुल। अच्छा ये बात आपने बहुत अच्छी की शानज़े कि फ़ैशन का ना एक टाइम आता है। ट्रस्ट मी, मेरी क्लास में जो लड़कियां उस टाइम पर ज्वेलरी और बैंगल्स और सारी चीज़ें पहन के आती थी, या उनकी जो है वो नाक भी छिदी हुई होती थी, कानों में भी उनके एक कान नहीं, दो तीन वाले जो कान होते हैं ना वो भी उन्होंने छिदवाए होते थे। तो वो यूजुअली मैं दिखती थी, मैं कहती थी ये देखिए जी ये इतना सारा फैशन। मैं कहती थी मैं सो के उठ के अपनी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन करके जा रही हूँ, बट समहाउ बहुत सारी चीज़ें बहुत अर्ली करने से भी या कर लेने से भी ना आपकी पर्सनैलिटी माइनस हो जाती है। ये चीज़ें वाकई करने का मज़ा जो है वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में ही आता है जब आप ये चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं। वरना आई डोंट नो कि अगर बहुत सारी चीज़ें आप टाइम से पहले करना शुरू कर देना तो शायद आपकी पर्सनैलिटी वाकई वैसी बन जाती है या बहुत चेंज हो जाती है। तो आपकी जो इनोसेंसी है ना उसको इनोसेंसी रखें और कोशिश करें कि आप जो है वो अपनी जितनी सादा ज़िंदगी गुजारें उतना बेहतर है, क्योंकि इन दी एंड आगे जाके तो सबने फैशन जो है वो करने होते हैं, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया बुआ, बहुत शुक्रिया शानज़े, आप हमारे शो पे आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का की, आज हमने स्टूडेंट्स की शॉपिंग की बातें और स्टूडेंट्स की मज़े की बातें आपके साथ में शेयर करी। अच्छा जी, अब यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक नया टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि तन्हाई जो है वो कितनी ख़तरनाक होती है, और तन्हाई या फिर पर्सनल स्पेस के नाम पे कभी कभी हम इतना तन्हा हो जाते हैं, हम अपने पार्टनर को कहते रहते हैं हमें स्पेस दें, फैमिली को कहते रहते हैं स्पेस दें, आई नीड स्पेस, वी नीड स्पेस। तो क्या होता है कि हम स्पेस में ही चले जाते हैं, हम बाकी स्पेस में ट्रैवल कर जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें उस तन्हाई में, उस लोनलीनेस में एहसास होता है कि हमें इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं थी, हमें वो प्यारे ही चाहिए थे, हमें वो अपने ही चाहिए थे जो हमारी सराउंडिंग में होते। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पेस मांग रहे होते हैं ना, तो ये सोचा करें कि जब आप तन्हा हों तो ये स्पेस आपको याद आती है और ये लोग आपको याद आते हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। हर बंदे की पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, मगर कितनी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिस्मिल्लाह मौजूद हैं और हमारे साथ जो है डॉक्टर मारिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, स्पेस कितनी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, और ये जो लोनलीनेस, ट्रॉमा, डिसऑर्डर, तन्हाई का शिकार, डिप्रेशन, सोचें, थॉट्स, खुदकुशी के ख्यालात, ये सब सिर्फ एक तन्हाई की वजह से? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। हाँ। ये जो आपका साइलेंस में लोग चले गए हैं, आइसोलेशन में लोग चले गए हैं, चुप रहना शुरू हो गए हैं, तन्हाई का शिकार, ये ग्लोबल आप कह सकते हैं पैंडेमिक बन चुका है। ये यहाँ का मसला नहीं है, ये बाहर का भी मसला है। सही। इसकी सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि हमारे जो डायनामिक्स शिफ्ट हुआ है ना, कल्चरल शिफ्ट, उसमें बहुत पिछले आप 10 साल से देखें, एक पूरा डेकेड से आप एक मूव आया है। तो वो मूव क्या आया है? वो सबसे पहला मूव किया आया है कि पहले हम कलेक्टिव कल्चर के ऊपर फोकस करते थे, यानी साथ बैठना, साथ बातचीत करना, हर चीज़ होती थी। ईद पे साथ बैठते थे, मोहल्ला सिस्टम होता था, लोग जाते थे, मिलते थे। अगर कभी
मुझे याद है कि अगर बत्ती कहीं बंद होती थी ना 2-3 दिन के लिए, कहीं आप लाइट देखते थे इस घर की बंद है, तो चेक इन करते थे लोग कि भाई क्या मसला है, क्या नहीं है। अब जो है हम इंडिविजुअलिज्म पे आ गए, इंडिविजुअल कल्चर पे आ गए, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स में आ गए, यानी कि अपना यूनिट के ऊपर प्रेफरेंस है। जहाँ उसके फायदे हैं वहाँ नुकसान भी बहुत हैं। अच्छा, इसके अंदर और चीज़ क्या आ सकती है? इसके अंदर ये आ सकती है, अगर आप इसके ऊपर फोकस हम करें तो हम जो है वो हमारा जो इमोशनल कनेक्शन था वो अब नहीं रहा। लोगों के साथ बैठना, सारी चीज़ें, अब हमारा जो है वो डिजिटलाइजेशन की एज में हमारा जो है वो गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजर रहा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आइसोलेशन या फिर साइलेंस या फिर हम लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके अंदर अब हम बहुत दफ़ा अक्सर टीवी शोज़ में ये बात होती है कि हम बड़े इजीली बोल देते हैं कि हाँ गैजेट्स पे ही तो हैं, तो इसमें क्या मसला है, ठीक है, वो तो अब वक्त के साथ बदलना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि हमारे ब्रेन और माइंड पे क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। जब हम सोशल मीडिया की दुनिया में जाते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे हम अपने ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं लगाते जिसमें कोई अफसोस हो, जिसमें हम कहीं फेलियर की बात कर रहे हो, जहाँ हम लोग ये कह रहे हो कि भाई आई एम स्ट्रगलिंग। हमेशा हर चीज़ परफेक्ट होती है, हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, खाना साथ खा रहे हैं, सारी चीज़ें, तो एक इल्यूजन की दुनिया है। जब एक इंसान वैसे ही डिस्कनेक्ट कर चुका है, यानी कि लोगों के साथ बैठ नहीं रहा, अपने लोगों के साथ जो है मिलजुल नहीं रहा और मोबाइल के ऊपर है या गैजेट्स के ऊपर है, तो वो उस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। उसको लगता है कि बाकी सारे लोग जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशी से गुजार रहे हैं, और मैं ही जो हूँ वो मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ से भी आपके अंदर ये एंशियसनेस, ये लोनलीनेस का एक बीज जो है वो उभर के आता है। डॉक्टर मारिया, लोनलीनेस क्या है, कितनी खतरनाक है, और किस हद तक आपकी स्पेस है और किस हद तक आपको फैमिली के साथ रहना चाहिए? मतलब स्पेस, आप 2 घंटे अकेले रहना चाहते हैं 2 घंटे रह लें, 3 घंटे आपको स्पेस चाहिए 3 घंटे रह लें, अकेले कोई मूवी देखना चाहते हैं, अकेले अगर बात करना चाहते हैं, तो यही स्पेस जो इतनी जिद्दत करके आप घर वालों से दूर बनाते हैं, अगर तो आप किसी काम के लिए नहीं जा रहे हैं तो, और यही स्पेस जिसके लिए आप इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतना परेशान होते हैं, प्रॉपर अपना किचन अलग करते हैं, प्रॉपर अपना अपार्टमेंट अलग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं जी हमें डिसऑर्डर हो गया, हम तन्हा रहते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, वी आर अलोन। व्हाई यू आर अलोन? अगर आपकी फैमिली है तो अपनी फैमिली के साथ रहें। कॉमन सेंस की बात है ना। आप अपनी फैमिली को बताएं कि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं अपने स्पेस के लिए 3 से 4 घंटे का जो है ना वो ब्रेक चाहती हूँ, तो भाई ये मेरा कमरा है और इसको आप मेरा कमरा सेपरेट कर दें। तो कमरे से बाहर निकलेंगे, कम से कम आपको माँ बाप की शक्ल तो नज़र आएगी। कमरे से बाहर निकलेंगे, कम से कम आपको जो तंग करते हुए बहन भाई हैं वो तो नज़र आएंगे। कोई बात नहीं अगर आपका 24 आवर्स में से 6 आवर्स घर वालों से नहीं बनती या झगड़ा होता है, लेकिन बाकी के 6 घंटे तो आपका ख्याल रखा जाता है ना। तो हमने स्पेस के नाम पे बेसिकली फैमिली ही माइनस कर दी है। अच्छा, when we talk about loneliness and isolation, it's mostly like voluntary और involuntary फॉर्म होता है, सही है। एक तो voluntary, वो जो लोग जिनकी शख्सियत का हिस्सा होता है, तन्हाई पसंद है, राइट, they like to keep to themselves, उनकी brought up and like there's थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि सोशल बैटरी उनकी इतनी होती है कि इनका इंटरेक्शन उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, राइट। एंड वो बिकॉज इट्स वॉलंटरी, तो इट्स अ नॉर्मेटिव फॉर्म। फिर जब इनवॉलंटरी आ जाता है तो उसमें एक्चुअली ये होता है कि कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया है, उसकी वजह से आप आइसोलेशन में चले गए हैं, या आप लोगों से लाताल्लुकी करना शुरू हो गए हैं, या फिर कोई एज इन नॉट जस्ट ट्रॉमा, यू हैव वेंट थ्रू एन इवेंट दैट इज PTSD हो गया हो, या फिर आप कोई साइकेट्रिक इलनेस आपको हो गई हो, लाइक डिप्रेशन, लाइक एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी हो गई हो। डॉक्टर, डिप्रेशन तो आपको फैमिली के साथ रहते हुए भी हो सकता है, उसका लोनलीनेस से कुछ एज सच ताल्लुक नहीं है। लोनलीनेस में जो डिप्रेशन होती है, ये लोनलीनेस में जो आपके साथ प्रॉब्लम शुरू होती है, वो डेफिनेटली फिर वो आपकी अपनी ज़ात के गिर्द ही घूमती है ना। वो आपका अपना थॉट होता है, आपका अपना फेयर होता है, आपका अपना एहसास कमतरी या एहसास बर्तरी होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अकेले रहने में बड़ा फ़ख्र या प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं लेकिन हम खुश नहीं है क्योंकि फैमिली याद आ रही है, हम खुश नहीं है। तो दोनों सूरतों में जो लोनलीनेस का स्ट्रेस है इज़ डिफरेंट, और जो डिप्रेशन फैमिली के साथ होता है ना, वो फिर यही होता है कि स्पेस नहीं मिल रही,
बहुत सारे लोग कहते हैं जी 24 घंटे हमारे सर पे फलाना सवार है, तो वही स्पेस के लिए आप 3-4 घंटे की वही जो मेहनत आप जो पूरा घर छोड़ के सारा कुछ करके करते हैं, वही मेहनत अपने घर में कोई एडजस्ट कर लें कि आप अपना स्पेस टाइम बना लें, मतलब जो आपने लोनलीनेस अपना जो एक कहना चाहिए लेकिन आप मी टाइम बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। The thing is that we're social animals, right? In the end, we need human interaction. We need to be with one another to function. हम clusters में ही चल सकते हैं, especially जो हमारी society है, joint family and you know आपका brought up multiple आपके cousins के साथ हो रहा होता है, multiple आपके siblings होते हैं, right? तो उसमें आपको interaction it's pretty necessary in this society. And then लेकिन कुछ ऐसी fields भी होती हैं जिसमें आप you require isolation, especially if you're an artist या फिर बिल्कुल एक्ट्रेस हैं या फिर मॉडल हैं या फिर आप जो है किसी दूसरे शहर में अगर जाकर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको पता है कि यू आर गोइंग देयर अलोन। तो उससे पहले जब आप किसी जगह पर जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट करें कि आप अगर किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं और आपको पता है कि वहाँ पर आप अकेले होंगे और एक रूम में जा रहे हैं, एक फ्लैट में जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको ये पता है कि वहाँ आप अकेले होंगे। उसके बाद अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके नहीं जा रहे वहाँ की सर्दी से, वहाँ की गर्मी से, वहाँ के कल्चर से, वहाँ की सराउंडिंग से, तो इसमें कसूरवार फिर आप ही हैं। फिर इसमें आप किसी और को कसूरवार नहीं कह सकते। मतलब मुझे अगर इस्लामाबाद जाना है और मैं ऐसे ही सोचूं जी मैं चली जाऊंगी और मैं बस घूम के आ जाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक मुझे उधर की जगह ना पता हो, रोड्स ना पता हो या कोई और चीज़ ना पता हो, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि ओके आई विल गो देयर एंड आई विल लिव देयर। आपको जिस जगह पर आप जा रहे होते सबसे पहले आप उस जगह का मौसम देखते हैं कि वहाँ पे मौसम कैसा रहता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है। अगर मैं मतलब मेरी आंख नहीं खुली या मेरा अलार्म नहीं बजा तो मैं कैसे वेकअप, मतलब मैं कौन उठाएगा मुझे? चलें जी घर में तो आपको फैमिली मेम्बर्स, आपकी अम्मी बहन भाई आपको उठा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोच के जाते हैं कि जी अगर आप काम के लिए ही जा रहे हैं और सुबह आप नहीं उठ सके तो आपको कौन उठाएगा? आपका घर में आप बाकी काम काज कौन करेगा? आप जो है वो जॉब करती हैं या जॉब करते हैं तो वापसी में आपके कपड़े किसने धोने हैं? आपको खाना कौन बना के देगा? तो जब भी आप कोई जॉब के पर्पज से जा रहे होते हैं तो आप सोच के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अंदर ये होता है कि हम जब एक शहर से, यानी एक शहर में भी हम दूसरे इलाके में भी जाते हैं, जैसे कराची जैसा शहर है, हमने मूव करना है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप एक डिसीजन ले रहे हो, आप एक पूरा वजूद जो है वो मूव कर रहे हो। मैं कभी कभी कहती हूँ कि जब एक दरख्त को भी जो है ना वो आप निकालते हो कहीं और लगाते हो तो उसकी जड़ों को भी बैठने में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो अगर आप मूव कर रहे हैं तो एक टिप बहुत आसानी से, क्योंकि ये मैंने खुद की है, मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं कराची मूव की हूँ, एक बहुत बड़ा शिफ्ट। तो आप पहले जाके थोड़ी देर, यानी कि आप एक हफ्ता वहाँ गुजार के आए उस जगह पे, और गुजार के आए, देखें भाई वहाँ का क्या सिस्टम है, वहाँ लोग किस तरह बैठते हैं, कोई ऐसी कम्युनिटीज बनी हुई है जहाँ में जाके अपने, क्योंकि आप जो है अपने घर बार को सबको छोड़ के आएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली लोनलीनेस पैदा होगी, एक टर्बुलेंस होता है माइंड में पैदा होता है, यार अब कौन है, माँ नहीं उठाने वाली, खाना कोई देने वाला नहीं है, वो चीजें जिनका आपको फैमिली में एहसास नहीं होता वो आपको तन्हाई में याद आ रही है कि जी ये उठाना भी सुबह एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा जी वापस आके कपड़े जो मिलने हैं, जो बिल्कुल आपको टिच एंड टिन कपड़े मिलते हैं, सुबह जाने से पहले आपको चीजें रेडी मिलती हैं, ये तो एक अलग से काम है। ये एहसास आपको फिर तन्हाई में होता है। तो आपको पहले जाके एक हफ्ता कम से कम आप चेक करें, वहाँ रह के देखें, बड़ा डिसीजन है ना मूव करने का, आप वहाँ देखें कि भाई वहाँ कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ जिसका मैं पार्ट बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, मैं जिम कौन सा होगा, कहाँ क्या मिलता है, कौन से बाजार क्या सकते हैं, तो आप ना मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे तो फिर आपको डिस्कनेक्ट उस तरह फील नहीं होगा जरूर, लेकिन फिर आप मेंटली ये भी प्रिपेयर होकर जाएंगे, पहला 1 महीना आपको जो है वो एक्सप्लोरेशन में लगेगा और आपको होम सिकनेस होगी ही होगी। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए रादर देन सिटिंग एट वन प्लेस, गो आउट, एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप अकेले जा रहे हैं, मतलब ये सफ़र आपने तन्हा करना है, तो पहले आप उसकी सराउंडिंग से अवेयरनेस लें, आप पहले उस जगह पर होकर आएँ, और फिर जब भी कोई शख्स तन्हा रहने का सोचे उससे पहले वो ये सारी चीज़ें सोच ले कि वो मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके पास मेड मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, खाना उसे कहाँ मिलेगा, वो क्या खुद बना सकता है या नहीं बना सकता है, उसके जॉब आवर्स क्या हैं,
उसके जो फाइनेंशियल जो जिस क्राइसिस से वो उठ के वहाँ पर जा रहा है, क्या वो उसको भरपाई कर पाएंगे, उस जगह की वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, किसी घर को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ट्रैवल भी करें, तो आप वहाँ पर जाएं भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग, तो फिर उसमें फिर आपके साथ में इश्यूज़ जो हैं वो ज़रूर आते हैं। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आप हमारे शो पे आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।